अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हो चुकी है। अब मुल्क की सियासत किस रुख पर मुड़ने वाली है। नाज़रीन, 21 अक्टूबर को आ गया था वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 1432 दिन बाद खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वतन वापस पहुंचे तो सिस्टम ने उनकी राहों में सुर्ख कालीन बिछा दिया। नादरा अहलकार बायोमेट्रिक की तस्दीक कराने अपना सिस्टम उठाकर खुद मियां नवाज शरीफ के पास जा पहुंचे। तकनीकी एतबार से मुजरिम का स्टेटस रखने वाली शख्सियत को अदालत ने वतन वापसी से 2 रोज कबल ही हिफाजती जमानत दे दी थी, जहां नैब के प्रोसिक्यूटर बिन बुलाए ही पहुंच चुके थे। साबिक वजीर आजम लाहौर पहुंचे तो पंजाब पुलिस और जिले इंतजामिया ने कालीनों के साथ साथ उनके इस्तकबाल के लिए पलके भी बिछा दी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना ने 2 कदम आगे बढ़कर सलूट किया तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर एड़ियां उठाकर साबिक वजीर आजम के साथ तस्वीर में आने की कोशिश करते दिखाई दिए। कौम टीवी स्क्रीनों पर जज्बात से भरपूर यह नजारा देख ही रही थी कि मोहतरमा मरियम नवाज की आंखों से आंसू झलक पड़े और कैमरों का रुख उनकी तरफ हो गया। साबिक वजीर आजम स्टेज पर पहुंचे तो अपने भाई और बेटी को गले लगा लिया। हमजा शहबाज एक कदम पीछे खड़े रहे। नाज़रीन, आज एहतसाब अदालत ने भी साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को आमदन से जायद असासाजात केस में बरी कर दिया। नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत में खड़े होकर कहा कि इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा अदालत अपना फैसला सुना दे। मोजेस जज ने कहा कि वो आधे घंटे तक फैसला सुनाएंगे तो नैब के प्रोसिक्यूटर फौरन बोले कि आधा नहीं, पौना घंटा ले लीजिए, बस फैसला आज ही सुना दीजिए। इसहाक डार के खिलाफ कई टन वजनी कागजात पर मुश्तमिल जो डब्बा पैक सबूत अदालत में जमा कराए गए थे वो सब रद्दी की टोकरी में चले गए। इसहाक डार को बरियत मिली और नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की जो दरख्वास्तें दायर की थी वो दरख्वास्तें कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून की पसंदीदा लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर आज साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आसार से यूं लगता है कि इस केस में ट्रायल तेजी से चलेगा और मेरे कप्तान को जल्दी सजा सुना दी जाएगी। शायद इसके बाद तराजू के पलड़े बराबर करने की आखिरी ख्वाहिश भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, 9 मई के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दे दिया गया। केस की समाअत करने वाले 5 रुकनी बेंच ने इस नुक्ते पर मुतफिका फैसला सुनाया। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही अदालत को बताया था कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल शुरू हो गया है। नाज़रीन, अदालत उज़्मा के आज के फैसले नवाज शरीफ की वापसी के बाद बनने वाले सियासी मंजरनामे और साइफर केस में मेरे कप्तान के मुस्तकबिल पर आज हम 11 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। यूं मेरे कप्तान के सर से फौजी अदालत में ट्रायल का खतरा भी दूर हो गया। क्या इस फैसले के बाद यह कहा जा सकता है कि मेरे कप्तान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया है? सवाल नंबर 2, निगरान हुकूमत ने नैब तरमीम पर अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी। क्या निगरान हुकूमत फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नजरसानी की अपील दायर करेगी? सवाल नंबर 3, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने 9 मई के शरीक मुल्ज़िमान को आम माफी दिलाने को अपना मिशन बनाने का ऐलान किया है। क्या शेख रशीद के इस ऐलान को सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से मिलाकर देखा जा सकता है? सवाल नंबर 4, एक जानिब 4 साल तक अदालत में पेश हुए बगैर मुजरिम को जमानत मिल गई, जबकि दूसरी जानिब 6 माह से कैद तहरीक इंसाफ की खवातीन को एक मुकदमे में जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े वाकई बराबर हैं? सवाल नंबर 5, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों को कन्वेंशन या जलसे की इजाजत नहीं देंगे। अगर यही पैमाना सामने रख लिया जाए तो क्या अदालत से सजा याफ्ता फर्द को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए थी? सवाल नंबर 6, आज अदालत ने इसहाक डार को आमदन से जायद असासों के केस में बरी कर दिया। गुज़िश्ता 6 साल से चलने वाले इस केस के दौरान साबिक वजीर खजाना का जो मीडिया ट्रायल हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 7, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत के रवैये पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इंतखाबात में अगर शेर ने अकेले ही धाड़ना है तो ऐसे इंतखाबात की साख क्या होगी? सवाल नंबर 8, वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें एक तिश्नगी सी रह गई। अपनी तकरीर में नवाज शरीफ ने अपनी दास्तान गम तो तफसील से सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसका कसूरवार कौन था। सवाल नंबर 9,
नवाज शरीफ की तकरीर में इंतकाम ना लेने की बात जमहूरी रवैये का इजहार है, लेकिन जमहूरियत की सबसे बड़ी अलामत साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में इंतखाबात का जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा। क्या नवाज शरीफ की तरजीहात में इलेक्शन कहीं नहीं है, या वो बगैर इलेक्शन के ही खुद को वजीर आजम समझ बैठे हैं? सवाल नंबर 10, मुस्लिम लीग नून के हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम हैं। क्या नवाज शरीफ इसी फॉर्मूले से चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं जिस फॉर्मूले से मेरे कप्तान पहली बार वजीर आजम बने थे? सवाल नंबर 11, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की कानूनी मुश्किलात 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी। जो काम पिछले 4 साल में नहीं हो सका और नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत के दौरान नहीं हो सका, अब कौन सी जादू की छड़ी घूमेगी कि यह काम 2 से 3 हफ्तों में ही हो जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब ने हमारे प्रोग्राम में यह चैलेंज दिया था कि मैं चैलेंज करता हूं, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस नहीं आएंगे और अगर वो आए तो मैं माफी मांगूंगा। एक ब्रेक के बाद अजहर सिद्दीक साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और हसन अयूब साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील और अजहर सिद्दीक साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ये कहा था कि अगर 21 तारीख को 21 अक्टूबर को अगर मियां साहब की वापसी होगी तो मैं चैलेंज करता हूं, अगर उनकी वापसी होगी तो मैं माफी मांगूंगा। उन्होंने क्या बात कही थी, सुनिएगा जरा। वैसे मैं बता दूं आपको मंसूर, अब तक मैं कोई तकरीबन 30 दफा ये चैलेंज इनको दे चुका हूं। मेरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं जहां मैंने चैलेंज किया कि नवाज शरीफ में नहीं आना। नहीं आ रहे नवाज शरीफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, नहीं आ रहे नवाज शरीफ वापस? नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मैं बड़ा क्लियर हूं सवाल। और अजहर साहब, आप चैलेंजेस बहुत देते हैं, अब मैं एक चैलेंज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर तो मियां साहब आ गए, आप ऑन एयर लाइव इस अपने कही वाली बात के ऊपर माफी मांगेंगे? मुझे तो कबूल है जी। 21 तारीख को अगर मियां साहब लैंड करके, मैंने आपको दोबारा प्रोग्राम में लेना, आपको माजरत करनी पड़ेगी, आपने ये चैलेंज दिया हुआ है। मैंने माफी मांगने का, मैं आपकी आ रहा हूँ, मैं माफी मांगूंगा। ये अजहर सिद्दीक साहब ने जनाब 3 दफा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर ये बात की। लास्ट टाइम जो बात की उसमें अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद थे और एक प्रोग्राम के अंदर हसन अयूब साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमान, अजहर सिद्दीक साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और हसन अयूब साहब, तीनों मेहमान इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में सीधा सीधा अजहर सिद्दीक साहब के पास ही चलते हैं। अजहर साहब, 21 तारीख को मियां साहब तो आ गए, 21 तारीख को आप नहीं आए। आपने चैलेंज किया था कि अगर मियां साहब आ गए तो आप माफी मांगेंगे। द फ्लोर इज फॉर यू नाउ। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई जी। बिल्कुल, मैं माजरत खा हूँ और शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से जो आखिरी उम्मीद थी वो 21 अक्टूबर को दफन हो गई। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि इसी आमरीत के दौर में मुझ जैसी जमहूरी शख्स ने इंसाफ की उम्मीद भी क्यों लगाई। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि जो पुलिस की गाड़ियां एक मुजरिम के पीछे होने चाहिए थी, वो हूटर बजाय उस गाड़ी के आगे लग कर प्रोटोकॉल दे रही थी, उस पर जहाज फूल बरसा रहे थे। लेकिन अजहर सिद्दीक की माजरत पर आज बगले बजाने वाले जान लें कि पाकिस्तान के मुर्दा निजाम की गिद्दें, अब खुश हो जाओ, जरूर खुश हो जाओ, लेकिन याद रखना अजहर सिद्दीक की माजरत तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी और 21 अक्टूबर का जो दिन है वो स्याह तारीख के दौर पर याद रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ये माजरत तो कर ली, लेकिन साथ आपने उसके अपनी कमेंट्री भी की। मुझे लग रहा है कि आप एक पढ़े हुए कागज से अजहर साहब ये लिख रहे हैं, पहले से माजरत आपने लिखी हुई थी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मैं इस वक्त बैठा हूं गाड़ी के अंदर, बात पढ़े हुए लिखे की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आप खुद बताएं मंसूर भाई, मैंने आपके वो रिमार्क्स सुने हैं कि जब आप मुझे बताएं, क्या किसी जमहूरी मुल्क में, क्या आज तक किसी तारीख में ऐसे मुजरिम को कि जिसको अदालत ने सजा दी हो, इश्तिहारी हो, अदालत में पहुंचे बगैर जमानत दे दी जाए, एक इश्तिहारी को जो बाकायदा पैमरा ने पाबंदी लगाई हो कि वो टीवी पे ना आ सकता हो और वो पाबंदी बरकरार हो, वो टीवी में पेश हो जाए, एक ऐसे इश्तिहारी को सलूट मारे जाए, एक ऐसे इश्तिहारी को आप प्रोटोकॉल में लेकर वहां पहुंचाएं, और कमाल हो गया। मैं शर्मिंदा क्यों ना हूं, पूरी कौम को शर्मिंदा होना चाहिए इस वक्त। और ये शर्मिंदगी का बायस कोई प्यार मोहब्बत से नहीं है, मैं दिल से शर्मिंदा इस बात को मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा, ये वो
तो तारीख में लिखी जाएगी। और मैं इस पे कुड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने तो वो बताने हैं जो इस जमहूरी निजाम को क्या पलट के रख दिया है। क्या ये 17 महीने और ये वाला निजाम तारीख में जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर लिखा है, ये लिखा जाएगा ठीक है सर। तारीख में सुनहरे हरूफ में। क्या लिखा जाएगा कि यहाँ कुछ जमहूरी लोग जैसे आप हैं, हामिद मीर साहब हैं, मैं सल्यूट पेश करता हूँ। मेरे बहुत से एतराजात रहे आपकी जात के ऊपर, हामिद मीर के साथ रहे, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया आप एक जमहूरी निजाम के साथ खड़े हैं। चलें अजहर साहब, वो हमारे बारे में तो नहीं है, ये प्रोग्राम तो आप लोगों के बारे में है। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये माजरत कर ली है अजहर साहब ने, लेकिन साथ साथ उन्होंने वजूहात भी बताई हैं और शर्मिंदगी का भी इजहार किया है। आपको ये माजरत कबूल है तारड़ साहब? मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम स्काइप पे हैं सारे, तो मैं इनकी बारी के दरमियान नहीं बोला ताकि एक अच्छे तरीके से शो कंडक्ट हो सके। आपको याद होगा, शर्म तो इनको आनी चाहिए, इनको नदामत भी होनी चाहिए, इनको माजरत भी इस तरीके से करनी चाहिए थी। इन्होंने इस पैराए में बात ही नहीं की थी। इन्होंने गालिबन अपना एयर टिकट आपसे शेयर किया था मंसूर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी किया था, भेजा था इन्होंने शरीफ के आने से पहले तो अजहर सदीक आएगा और अजहर सदीक लैंड करेगा और अजहर सदीक ये कर देगा और अजहर सदीक वो कर देगा। आज गालिबन आज 23 तारीख जो है वो होने को है, मगर अजहर सदीक का कोई नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहा और ना अजहर सदीक आया। झूठी और फर्जी टिकट, सारी उम्र ये काम किया है। झूठ बोलो, मुनाफकत करो और उसके बाद कहो जी मैं माफी मांगता हूं कौम से क्योंकि ये गलत हो गया। भाई आप तब कहां थे जब बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुद्दत वजीर आज़म को घर भेजा गया? आप तब कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिली भगत करके पनामा बेंच बना के रोजाना की बुनियादों पे हमारे केसेस को सुपरवाइज कर रहे थे? आप तब कहां थे जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात डाली जा रही थी? आप तो उस लीडर की सफ में खड़े हैं जिसकी एक अनडिक्लेयर्ड बच्ची होने के बावजूद उसको अहल डिक्लेयर किया गया, जिसके बनी घाला के घर के कागज पूरे नहीं थे, जिसकी न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड के कागज पूरे नहीं थे। आज आपको शर्मिंदा भी होना चाहिए और आपको माफी भी मांगनी चाहिए और बड़े बोल से बचना चाहिए। इतने बड़े बड़े बोल पता नहीं कहां से आप लोग ये बना लेते हैं बातें अपने ज़हन से कि जी नहीं आ रहे नवाज शरीफ आ गया और अजहर सदीक रह गया। आपको माफी इस चीज पे मांगनी चाहिए, झूठ बोलने पे और मुनाफकत करने पे और साथ गलत बयानी करने पे आपकी माजरत इस सूरत में कबूल होगी। वरना ये जो आपने ढोंग रचाया है, इधर उधर की आपने तौजीहात पेश किए हैं, ये तो बिल्कुल फजूल बातें जो आपने की हैं। हसन अयूब साहब, इंसाफ के निज़ाम के ऊपर अजहर साहब को एतराज़ है और इसी निज़ाम के ऊपर जो है वो तारड़ साहब को भी एतराज़ है। दोनों के अपने अपने गिले शिकवे हैं इस पूरे निज़ाम से। आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, कवर भी करते हैं, इन दोनों में से कौन सही बात कर रहा है? देखिए जी, अजहर सदीक साहब तो एक प्रोग्राम में मैं उनके साथ था, मौजूद था, जिसमें निहाल हाशमी साहब थे जी, और उसमें उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपनी टिकट भी बुक करा लूँगा। बल्कि आप कह रहे थे कि अजहर सदीक साहब आप टिकट बुक करा लें। उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर नवाज शरीफ आएंगे तो मैं पीछे पहुंच जाऊंगा। तो बात तो टिकट की थी, निज़ाम इंसाफ की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ अगर आ जाएंगे तो मेरा चैलेंज है, मैं उसको जो है वो पूरा करके दिखाऊँगा। तो दूसरी बात यह है जी कि जब इंसाफ के निज़ाम की बात करें तो हमारी तो अदालती तारीख उसने हमेशा नई तारीख रकम की। पीटी पाकिस्तान टेलीविज़न हमला केस में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान साहब, वो इश्तिहारी भी थे, मफरूर भी थे, और उसी केस में वो बेसिकली थाना सेक्रेटेरिएट बनता है इस्लामाबाद का। थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद बनती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो रोज़ इश्तिहारी जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट का इश्तिहारी थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में वाक़ई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता था और पनामा केस की हियरिंग सुनता था। पनामा केस में एप्लीकेंट भी वो इश्तिहारी और मफरूर था, लेकिन उसकी ही दरख्वास्त के ऊपर, जिसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो चुके होते हैं, उसी की ही दरख्वास्त के ऊपर मुल्क का जो एक जो है मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म था उसको ताहयात नाअहल कर दिया गया विदाउट ट्रायल। तो ये तो पाकिस्तान की अदालती तारीख है। तो अब अगर हिफाजती ज़मानत मिल गई 4 दिनों के लिए, अब कल तो वो सुबह पेश हो रहे हैं। अब अदालत अगर मुतमईन ना हुई, और क्या गारंटी है कि उनकी जो है वो जेल नहीं जाएंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यानी गारंटी तो कोई भी नहीं है। ये तो फैसला जजेस ने करना है। यानी आज जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आ गया, तो चीज़ें मैनेजेबल नहीं थी ना, आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। तो अजहर सदीक साहब ने
यानी एक तो जिस तरीके के इंसाफ के निज़ाम का कत्ल के हवाले से जो बात कर रही हैं, वो उनकी जो एग्जांपल वो दे रही है वो फिट नहीं होती, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ताहयात नायल हुए थे और एक मफरूर की दरख्वास्त के ऊपर हुए थे, तो उस दिन मेरे जो मोहतरम भाई अजहर सदीक साहब खुशियां मना रहे थे, तो उस दिन इनका जो है वो दिल जो है वो खून के आंसू क्यों नहीं रोया? क्या आज क्योंकि नवाज शरीफ सियासी मुखालिफ है और उसको वो जो है रिलीफ दिया अदालत ने जो हर शख्स को मिलता है, ये कोई नई नज़ीर कायम नहीं हुई, यानी सजा याफ्ता तो आफ्ताब शेरपाव साहब भी थे, लेकिन उनको भी जब वो जब क्या परवेज मुशर्रफ का दौर था, जब वो वापस आए तो उनको रिलीफ मिला था ना। ये मैं हसन साहब एक मिनट, अजहर साहब आपने क्या क्यों लगाया सर? मुझे ये बड़े वैलिड पॉइंट्स हसन साहब ने रेज किए हैं। दूसरी बात ये कि आपने तो अपनी टिकट भी कराई हुई थी, 21 तारीख को तो अजहर साहब आपने भी आना था, आप क्यों नहीं आए? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं, वो बात रह जानी है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, और वो तारीखी अल्फाज हैं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, खोदी नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम की हाकिमी बस सदा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं और मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मैं इनकलाब पसंदों के एक कलील से हूं जो हक पे डट गया, उस लश्कर कलील से हूं मैं, यूं ही दस्तों गिरेबान सही नहीं रही हूं जमाने में, मैं जिस खड़ा हूं दलील से हूं। अब दलील सुन लीजिएगा मेरी। ये हसन भाई हमारे छोटे भाई हैं, हसन भाई ना बड़े छोटे हो, वो हंस रहे हैं ना, ये दोनों हंस रहे हैं, अजहर साहब दोनों हंस रहे हैं, आरड़ साहब भी हंस रहे हैं, हसन साहब भी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं ना। वो हो पूरी कौम हंस रही है, पूरी कौम हंस रही है। याद रखिएगा, ये वही नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, 1 साल पहले कहती थी कि नवाज शरीफ आएंगे जेल नहीं जाएंगे, सच साबित हुआ। वही कहती थी कोई नहीं होगा नवाज शरीफ को, केसेस खत्म होंगे, अब उस तरफ समझ जा रही है। आज आपने सागदार का देख लिया, वही नैब है जो केस चलाती रही है, आज कह रही है एविडेंस नहीं है। ये वही नैब है जो कहती थी कि जनाब मनी ट्रेल के हवाले से चीजें मौजूद हैं, और आज याद रखिएगा जब अपीलें सुनी जाएंगी, अपीलों में आकर यही नैब कहेगी रिकॉर्ड के बात है, कतरी खत है, 123 दिन की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है, जेआईडी नहीं। अजहर साहब यहाँ पे अजहर साहब यहाँ पे हसन साहब ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब को सजा हो रही थी, आपको तब निजाम इंसाफ से कोई मसला नहीं था, आज अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और जेन्युइन बेसिस पे उनके मुताबिक मिल रहा है, तो आज आपको इतराज है? कि मैं देखिए, मुझे क्या इतराज है? 17 महीनों में जो जुल्म हुआ यहाँ कौम के साथ, एक आदमी को जमानत होती है, दूसरा ले लेता है। क्या तारीख में आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? इस तरह के आपने क्यों नहीं टीवी प्रोग्राम किए? आपसे क्यों नहीं लाता कि जनाब इसका इंटरव्यू चला दे? खुदारा जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं रब को हाजिर, अच्छा मैं ना मुझे बात गलत आती है। मैं अजहर साहब एक मिनट अपने नाज़रीन को मैं बता दूं कि अजहर सदीक साहब इस वक्त जो है वहां पे किसी हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सिग्नल बार बार जा रहे हैं। हमारी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उधर से बार बार इनकी तस्वीर फ्रीज हो जाती है। प्लीज ये जरा मैं क्लियर कर दूं। अजहर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं आए? 21 को तो आपने भी आना था, आपने तो मुझे अपना टिकट भी भेजा था। अच्छा, जी बिल्कुल, टिकट मैंने बिल्कुल भेजा था, मेरे कुछ जाती मसाइल है, मैं उसकी वजह से नहीं है, लेकिन ये किसने कह दिया कि अजहर सदीक ने आना नहीं है? अजहर सदीक आ रहा है और बहुत जल्द आ रहा है। और ये इस तरह अजहर साहब इसी तरह की बातें मियां साहब भी 4 साल यही करते रहे कि नवाज शरीफ आएगा, 4 साल लगे उनको आने में। देखिए मैं एक बात बताऊं, पहली तो बात है, ना तो मैं कुछ सियासी जमात का कोई लीडर हूं, ना मैं मुनाफिक हूं। मैंने रब को जान देनी है, और जितना काम मैंने ये कर लिया ना इस निजाम के हवाले से, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यूके से, अमेरिका से आ जाएं, पूरी दुनिया के वकील बुला लें और बताएं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, क्या वो जमहूरी निजामों में होता है? चले ठीक हमें तो मजाक उड़ा रहे हैं सारे निजाम का। खुदारा भी आज मुझे सिर्फ एक बात बता दें, हम ख्याल बेंचेस बड़ी बातें होती थी, आज आपने देखा नहीं, हाँ वो कमेटी ने बना दिया। वो भाई आपको कहाँ के फुल कोर्ट, कहाँ के लार्जर बेंच, क्यों नहीं बैठे जस्टिस काजी फाइज साहब मिलिट्री कोर्टों के अंदर फैसलों में? आज 90 दिन का केस सामने लगा के कहते हैं केस पहले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं किसी को बताया? मैं जनाबी आला, सितंबर से दरखास्त है, लाहौर हाई कोर्ट में 2 अक्टूबर को 90 दिन में नोटिस हुआ। अच्छा मैं तारड़ साहब से पूछ लूं ना सर,
तारड़ साहब, आपकी हुकूमत जो है इन मिलिट्री कोर्ट्स को काफी डिफेंड करती रही, आर्गुमेंट दिए आप लोगों ने, लेकिन आज ये फैसला आपके खिलाफ आया। मानेंगे तारड़ साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अब पीटीआई के लोगों के ट्रायल्स नहीं चलेंगे? मैं पहले जरा ये शेर व शायरी बड़ी हुई है, और जब जवाब ना हो तो इनकलाबी शेर पढ़ना शुरू कर देते। मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अजहर सदीक साहब के नाम के कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मैं तो गैर संजीदा आदमी हूँ, तो मैं तो यही शेर पढ़ सकता हूँ। दूसरी बात ये है, गल कर लेंदे ना भाजी, बात करने देना, आपने बात कर ली। मैं ये समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ के लिए, कलभूषण यादव के लिए, मुल्क दुश्मन अनासिर के लिए, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि देखिए, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल होता है जब एक संगीन नौयत का जुर्म कमिट हो, जब मुल्की दफा पर आ जाए, जब मुल्की दफाई इदारों के खिलाफ साजिश हो, जब कौमी सलामती को खतरा हो, तो मिलिट्री ट्रायल होता है। आज मुल्क दुश्मनों के लिए एक दिन है जिसमें पीटीआई भी शामिल है। और देखिए, ये तारड़ साहब, आप मुल्क दुश्मन किसको कह रहे हैं? तारड़ साहब, किसको कह दिया आपने मुल्क दुश्मन? मैं एक बात ये कर, मैं कुलभूषण यादव सर, तारड़ साहब की बारी सर, उन्होंने जवाब दिया। अगर साहब ना करें, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा पूरे शो में। अगे तुम गड्डी च बैठे हो तो फिर बैठे रहोगे गड्डी च। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कलभूषण जैसे केसेस में, और जहां पे दफाई इदारों के खिलाफ हमले होते हैं, कौमी सलामती पर हमले होते हैं, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। और देखिए, पूरी दुनिया में स्पेशल कोर्ट्स कायम होती हैं। कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, विद इन मंथ्स उनकी कन्विक्शन अचीव हुई। हमारे सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होंगे, ये आम कोर्टों से रिलीफ ले लेंगे आराम से, और ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे, ये सजाएं माफ करवा लेंगे। लेकिन तारड़ साहब, माजरत के साथ जब आप ये कहते हैं कि जी ये आम कोर्टों से रिलीफ ले लेंगे, सर आपके अपने लीडर भी तो आम कोर्टों से रिलीफ ले रहे हैं ना, ये तो फिर आप खुद उस पूरे सिस्टम के ऊपर भी एतराज कर देते हैं। नहीं सर, नहीं मंसूर साहब, बड़ा फर्क है। हमने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, हमने आग नहीं लगाई, हमने शोदा की यादगारों को मसमार नहीं किया। इसमें से कोई भी जुर्म हमारे जिम्मे नहीं है। और मिलिट्री कोर्ट्स में जिन चंद सिविलियंस का ट्रायल चलना था, वो सारे कोर कमांडर हाउस में मौजूद थे या कहीं ना कहीं फौजी तनसीबात को तोड़ने में मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट केस है। ये मुल्क दुश्मनों की जीत हुई है थ्रू सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के। सर, मुल्क दुश्मन तो आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं तारड़ साहब, ये तो मैं क्यों कह रहा हूं, वजह सुन ले। वजह ये है, शर्म से बात तो करने दो यार, अजीब आदमी है। अपनी बात में बात जिन्होंने कारगिल में कहा था रोग आर्मी। सर, एक एक करके तारड़ साहब की बारी है। इतना शो हो नहीं सकता, फिर हम स्काइप छोड़ देते हैं। नहीं, आप बात करें, ये तो मुनासिब बात नहीं है। ये तारड़ साहब की बारी है जी, तारड़ साहब को जवाब देना। तारड़ साहब, आपकी बारी, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, इंटरनेशनली सैबोटाज की क्या डेफिनेशन है? सैबोटाज ये होता है कि आप अपने मुल्क के दिफाई इदारों की सलाहियत कम कर दें एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्स करने की। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता 9 मई की रात को बॉर्डर के पार से हमला हो जाता, आपका कोर कमांडर हाउस जल चुका था, आपकी फोर्सेस तितर बितर थी, और ये इंटरनेशनल लेवल का सैबोटाज हो सकता था। ठीक। तो इससे बड़ी और मैं क्या दलील दूं? क्या इसमें कोई शक है किसी को कि ये कंस्पिरेसी थी? ठीक। तो ये तो बिल्कुल हकदार है सख्त से सख्त सजा के, और किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं हसन साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि 9 लोग ऐसे जिनके ट्रायल एक्चुअली फौजी अदालतों में थे, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दिया कि जी हमारे यहीं पे करें ट्रायल, यहां बिल्कुल ठीक है। ये अचंभे की बात नहीं है आपके लिए हसन साहब? जी ताजुब की बात है जी। ये बज़ाहिर फितरी अमल नज़र नहीं आता, बज़ाहिर फितरी अमल दिखाई नहीं देता। लेकिन मुमकिन है कि कुछ उनको अश्योरेंस हो या रवैया अच्छा हो, यानी जो तहवील में वो थे, या किसी से उनकी जो है वो को उम्मीद वाबस्ता हो। ये तो वो जो जितने भी लोग हैं वो खुद बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो बात करना चाहूँगा अजहर सदीक साहब से मुतल्लिक। मेरे भाई ने इनकलाबी शेर भी पढ़े हैं, तो लेकिन ये नहीं बताया कि पाकिस्तान कब आएंगे। वो फरमा रहे थे मैं जल्द पाकिस्तान आ जाऊंगा। ज़ाती वजूहात की वजह से वो कह रहे हैं सर, यानी ऑन एयर ही साहब उन्होंने कहा ज़ाती वजूहात की वजह से अपने भाई अजहर से
नहीं, मैं अजहर सदीक साहब से दरखास्त करूंगा, उन्होंने जल्द फरमाया है वो 2 महीने बाद की डेट दे दें, 3 महीने बाद की डेट की तारीख दे दें। तो क्योंकि मैं बड़ा बेचैन हूँ अपने भाई को मिलने के लिए, बड़ा मेरा भाई जो अब मुझे मिलता है तो हम यानी इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो पहले तो अपनी तारीख बताएंगे वो कब आएंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई मुकदमा है, और वैसे इतना डरना नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान आए और मेरा नहीं ख्याल कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। एक बात तो मैं ये करूँगा। दूसरी बात करें जी कि यहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला आया है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, तो देखिए मंसूर भाई बात बड़ी अजीब सी है। यानी एक मिलिट्री कोर्ट्स में यानी ट्रायल तो मतलब उन लोगों के हद तक फैसला नहीं है। फैसला ये है कि जो इलेक्शन एक्ट की शिक है जो कि 1956 से कायम थी, उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। यानी इतने ज़्यादा लोगों का जो ट्रायल हुआ माजी में सिविलियंस का, तो फिर क्या वो खिलाफ कानून था? फिर मुतअद्दिद मरतबा ये आर्मी एक्ट जो है तमाम जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है उनके सामने आया, तो फिर उस टाइम अगर ये खिलाफ आइन था तो फिर उसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं किया? उस टाइम क्या सो रहे थे वो लोग? यानी जिन लोगों के जो पहले सिविलियंस के ट्रायल हो गए, क्या वो नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ का कत्ल हुआ है, या तो फिर ये जो 5 जजेस हैं, 6 जजेस हैं, तो ये उसकी बात की भी कम से कम कन्फेस तो करें। लेकिन हसन साहब हमसे गलती होगी तो मट्टी पाओ। एक सवाल सिर्फ पूछना चाहूंगा सर, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया से माजी में गलतियां नहीं हुई हुई, अब अगर उसको करेक्ट किया जाता है, उस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल है उसे भी एक जुडिशल मर्डर कहा जाता है, लेकिन उसकी प्रेसिडेंस नहीं दी जाती कि जनाब ये देखें इधर हुआ है तो जनाब एक और प्राइम मिनिस्टर भी टांग दें, उसको गलत ही समझा जाता है। तो माजी में अगर एक चीज गलत हो चुकी है तो आप ये तो नहीं कह सकते जी चूंकि माजी में हुआ है तो आप दोबारा रिपीट करें। हो सकता है अदलिया समझे कि नहीं अब ठीक नहीं है। सर आपके पास क्या गारंटी है, आपके पास क्या गारंटी है कि ये फैसला गलत नहीं है? इसको कल हम आने वाले दिनों के बाद हम कहेंगे जी माजी में एक और गलती कर रही है। और हसन भाई आपके पास क्या गारंटी है कि ये फैसला जो है ये गलत है? आपके पास क्या गारंटी है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो फैसला है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं उसके ऊपर खुलकर तनकीद कर सकता हूं। मैं तनकीद करने जा रहा हूं। अब आप सुनिए, अब वो तनकीद सुनिएगा, अब तनकीद सुनिएगा। हजारों लोग जो हैं इस वक्त एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में बतौर सिविलियन जॉब कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कैसी सेंसिटिव जगह के ऊपर मौजूद हैं जहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट उन पर लागू हो सकता है कि उनके हाथ में ऐसी एक्सेस उनका है। अगर वो कल कोई ऐसा जो है पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर जाएं तो क्या उनके ऊपर भी जो आर्मी एक्ट की जो शिक उड़ा दी है फिर वो नाफिज नहीं हो सकती ना? तो ये तो सोचना चाहिए था ना इन जजेस को। इन्होंने तो सिर्फ 103 बंदे देखे और वो देखकर कहा क्योंकि ये पीटीआई के लोग हैं तो फिर आपको पता है कि कुछ जो है उनकी सहूलतकारी और मोहब्बत और चाहत जो है वो आ जाती है। हसन भाई ये तो आप डायरेक्टली, ये अक्सर दुनिया ये बात कर रही है। हसन साहब जरा ध्यान से भाई। अच्छा मेरे पर कंटेम्प्ट लगा दें जी, मैं तो बात सच्ची मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जाते रहते, मैं नहीं जाता भाई, और मुझे क्यों पैमरा का नोटिस भिजवाना है जजेस के हवाले से? ध्यान से भाई, ध्यान से। तो आप मुझे ये बताएं कि उन सिविलियन का अब ट्रायल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब उनका जब ट्रायल नहीं हो पाएगा तो अगर वो मुल्क के साथ वो गद्दारी करते हैं और फिर उनको फिर नॉर्मल जो हमारा लूला लंगड़ा निजाम है जिसकी मजाक उड़ा रहे हैं अजहर सदीक साहब, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं जो हमारे बड़े भाई हैं अता तारड़ साहब, आप मुझे ये बताएं कि फिर उस पर आप और मैं एतमाद क्यों करें? ठीक है, और फिर मुल्क के साथ जब गद्दारी हो रही हो तो गद्दार को ऐसे मफलूज और लूले लंगड़े निज़ाम के सामने पेश क्यों किया जाए ताकि वो रिलीफ लेके तो फिर जो है उसकी बचत हो जाए? तो बात सुनिए, सवालात हैं, हर चीज को हरफे आखिर नहीं होती। ठीक है, यानी उनकी सोच थी, उन्होंने एक जाविये से सोचा, शायद 3-4 जाविये उन्होंने जो है वो भुला दिए हैं, उनको मद्देनजर नहीं रखा। मेरा तो ये राय है, आपकी राय है। अजहर साहब आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये वैसे इसमें कुछ वेटेज मुझे नजर आता है हसन साहब के कि जी आपने ये जो फैसला सुना दिया है इससे आने वाले वक्त के अंदर आइंदा कभी कोई मिलिट्री बेसिस के ऊपर कोई अगर तखरीबकारी होती है उनको भी आपने रिलीफ दे दिया, अगर वो सिविलियंस हैं तो आपने उनको भी रिलीफ दे दिया, इनका केस भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं सुना जा सकेगा। अच्छा, मैं हैरान होता हूं इस बात पे, क्या मिलिट्री कोर्ट फैसला ठीक करेंगी? मुझे तो पहले ये समझ नहीं बात आ रही इस बात की। अदालतें हैं ना जी, ट्रायल कोर्ट इसलिए बने ना, या कत्ल के दहशतगर्दी के सारे वहां चलते हैं। ठीक है भाई, ये क्यों कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा? यानी क्या मतलब भाई, क्या मतलब आपका? बात बड़ी सीधी सी है, मैं सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूं और वो समझना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, जो कोर्ट के सामने जाना है ना, एविडेंस होनी है, शहादतें होंगी,
क्रॉस करने का एग्जाम आप पूरा मौका मिलेगा। आप यानी यहाँ तो मैं हैरान हूं, उन्होंने तो गद्दार तक कह दिया। खुदारा क्या सबूत क्या है? अभी किसी अदालत ने कहा है गद्दार होने का? कौन कह रहा है कि 9 मई के वाकई सबने मजम्मत की है? 9 मई तक ये कभी इन्होंने ये जवाब दिया कि यहाँ तहरीक इंसाफ ने अगर कोई एहतजाज करना था वो घर से निकल नहीं सकती थी, जमान पाक से निकल नहीं सकती थी। उस दिन कैसे रास्ते फराम कर दिए वहां तक? फिर ऐसे सवाल आएंगे, अच्छा नहीं लगता, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, बात क्या है? यहाँ आप अपना अदालती निजाम मौजूद है, पेरिस कोर्ट मौजूद है, चाहे ट्रायल चलाए, जब एविडेंस आ जाएगी बगावत की, कोई ऐसी एविडेंस आ जाएगी, फिर ट्रांसफर कर लीजिएगा वहां। अच्छा। अभी तक तो वहां 6 महीने में जमानतें तक नहीं होने थी। अच्छा। वहां पर, और देखिए हाल क्या है, हाल देखिए क्या था। वो किसी बच्ची ने अगर किसी गुस्से में आकर बात कर दी है, बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं, मैं उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये कहें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज पे चढ़ाई शुरू कर दी है, फौज को खिलाफ, खुदा रहा है यार, किसी शख्सियत हवाले से अच्छा, मसला होगा तो एक बात बताएं, अजहर साहब एक बात बताएं, अगर किसी बच्ची ने ट्विटर के ऊपर ये लिख दे, पहुंचो पहुंचो कोर कमांडर हाउस पहुंचो, उसका केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए फिर मैं बताऊं ना, फिर सवाल उठता है हमारी पुलिस के ऊपर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऊपर। एक ट्विटर पे आप अलोर कर रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, तो बाकी आंखें बंद थी सबकी। अच्छा। उन्होंने जाने दिया उस बच्ची को, उसे रोका नहीं। एक बच्ची वहां जाने का कह रही है, बैरियर लगाओ, ना जाने दो, क्यों जाने दिया? अच्छा। तो अपना सर वो ना वहां पर वो यानी तो, आप अंदाजा लगाएं, इसका मतलब है कोई दुश्मन उसके यहाँ पर आए। ठीक है अजहर साहब, एक कोई दुश्मन उठ के आए। अजहर साहब एक सवाल का जवाब दे दें। हसन साहब ने आपसे पूछा, सर मैं आगे भी जाना, हसन साहब ने पूछा आप अपनी डेट तो अनाउंस करें ना कि आप वापस कब आ रहे हैं, अगला जो इलेक्शन हो रहा है वोट डालेंगे आप, उसके अंदर आके आप अपनी डेट अनाउंस करना है। बिल्कुल 100% मैं वोट डालूंगा। अच्छा मंसूर भाई, 90 डेज के इलेक्शन में ना ये सारा जो है ना, ये सारी मेरी तैयारी है 90 डेज की, और 90 डेज का केस मैंने यहाँ बहस कर दी है, 2 नवंबर को है। अजहर साहब डेट अनाउंस कर देना, डेट बता दें। हसन साहब ये बार बार इस तरह की शरारतें करते रहेंगे, आप डेट सुनाएं इनको, चुप कराएं इनको आप। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 90 डेज वाले केस में जरूर पहुंचूं, क्योंकि मेरी वो सारी तैयारी मेरी है। 90 दिन में जिस तरह ये जो कुछ हुआ, मैंने खत लिखे, 3 दिन पहले असेंबलियां तैयारी हुई, सेक्शन 57 में जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट पूछ रही थी ना कि सदर पाकिस्तान ने क्या किया, मेरे पास हर चीज का जवाब मौजूद है। मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं अगली समाज जरूर पहुंच, लेकिन अगर मेरे को जाती मसाइल, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन मैं वोट डालने जरूर पाकिस्तान आऊंगा। चलें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम। तारड़ साहब, अब मुझे ये बताइए, तारड़ साहब कल मियां साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप बताइए आप नून लीग अब क्या प्लान करने लगी है, कल क्या होगा सर? देखिए एक तो मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि मियां नवाज शरीफ की, एवनफील्ड की और अल अजीजिया की दोनों जो अपील्स हैं जी, जिनके ऑर्डर में कहा गया था कि जब वो वापस आएंगे तो ये रेजरेक्ट हो जाएंगी, उनको ये अपील का हक दोबारा मिल जाएगा, दोनों ऑर्डर में मौजूद था जी, ठीक है। वो हमने दायर की थी, वो समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दी गई हैं, और हमारी प्रोटेक्टिव बेल की भी कल हियरिंग है। तो देखिए इन तमाम केसेस के अंदर एवनफील्ड का, तो जब मरियम नवाज शरीफ साहबा बरी हुई तो उनसे पूछा गया वकीलों से कि जी इन पे क्या इल्जाम है, तो उन्होंने कहा जी इन पे अपने वालिद की मावनत और अयानत का इल्जाम है। तो जब मावनत और अयानत से आगे जाके उन्होंने देखा कि जुर्म भी कोई सरजद हुआ है कि नहीं, तो जवाब मिला कि नहीं सरजद हुआ, इसलिए मावनत और अयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो केसेस के अंदर क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम के नतीजे में बनाए गए थे, मेरिट के ऊपर ही बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं ये समझता हूं कि वो अरशद मलिक की चाहे मामला हो, वो शौकत अली सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट हो, वो पनामा बेंच की ऑब्जर्वेशन हो, ये तमाम चीजें जिस तरीके से चलाया गया मामले को, अब दुनिया के सामने वो सबूत आ गए हैं, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि ये केसेस जो हैं वो मेरिट पे ना डिसाइड हो सकें। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा और इंसाफ होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तेजी से और जिस भौंडे तरीके से ये केसेस बनाए गए थे, इसके अंदर रत्ती बराबर भी मेरिट नहीं है। हसन अयूब साहब, ये एक तो आपने अजहर साहब की गुफ्तगू सुन ली, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपकी डेट मिल गई। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा अगले इलेक्शन में तो मैं ज़रूर वोट डालूंगा, लेकिन साथ ही साथ
ये 90 दिन का जो मामला है, मैं खुद इसकी समात के अंदर भी शिरकत इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। तो इसका मतलब है कि अजहर सिद्दीक साहब जल्द ही हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये, आपका रावी अक्सर चैन ही चैन लिखता है, ये इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है ये साइफर वाले मामले के अंदर। तो आपको रावी क्या बता रहा है कि आने वाले हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर, क्या खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हो जाएगी या नहीं होगी, या बच जाएंगे? और क्या अगले इलेक्शन इमरान खान साहब के अंदर से होंगे, यानी जेल के अंदर होंगे, या वो बाहर आ चुके होंगे आपके ख्याल में? इमरान खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आ रहे और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बचत बड़ी मुश्किल है साइफर केस के अंदर। अच्छा। और साइफर केस जो है वो, उसमें देखें जो विटनेसेस तो वैसे तकरीबन 20 के करीब हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल विटनेस हैं वो 3 या 4 ही हैं। अच्छा। और बाकी जो विटनेस इसलिए आए हैं कि उन्होंने जो चेन है सारी की सारी उसको कंप्लीट किया है। साइफर में जो पहला पॉइंट ये है कि साइफर को डीक्लासिफाई नहीं किया गया। ये लोग गलत बयानी करते रहे हैं कि कैबिनेट ने डीक्लासिफाई कर दी है। अगर डीक्लासिफाई हो चुका होता तो ये केस ही नहीं था। तो अब डीक्लासिफाई है नहीं, तो अब ये केस बड़ा मजबूत है। दूसरा, एक जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो शोर बहुत करते हैं, मीडिया पर आकर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं और अपना काम जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर करते हैं। यानी तोशाखाना केस के अंदर भी वो टेक्निकल खेलते रहे, एक्चुअल उन्होंने कोई अपना जो डिफेंस नहीं लिया था। और अभी भी वो जो कर रहे हैं कि उनको मशीन दे दें, उनको साइकिलिंग दे दें, ये कर दें, वो कर दें। फोकस करो उस ट्रायल के ऊपर, फोकस करो कि मामला क्या है। अब देखिए उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, आपने अपना डिफेंस देखना है। आज भी जो उनके जो वकील थे और उन्होंने बात की कि जी आपने साइफर को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये इतनी बड़ी उन्होंने जो है टेक्निकल गलती करके रिकॉर्ड पर ये बात ले आए कि उनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अच्छा। यानी अगर आप देखें कि अगर डिफेंस के तौर के ऊपर तो ये ब्लंडर्स कमिट कर रहे हैं और कल कहेंगे जी कि साइफर केस में क्योंकि ये वन साइड फैसला हो गया, तो आप अपनी अदाओं पर गौर करें। मैं माजरत के साथ, यानी पहले भी, यानी अगर कोई डिफेंस बनता भी है, यानी अगर तोशाखाना केस के अंदर भी उन्होंने जो बुनियादी तौर के ऊपर फॉर्म भी था वो अपनी पार्टी के को 20 लोगों के शो कर देते कि जिसमें वो दिखा देते कि जनाब उन्होंने प्रेशियस आइटम में डिक्लेयर किया हुआ है। टाइम सर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच अजहर सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ताउला ताड़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अब ब्रेक के बाद हम एक अहम इशू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। प्लीज स्टे विद अस, वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आपको जिक्र सहाफ़त के उफ़क़ पर चमकने वाले उस सूरज का जो ऐन दोपहर में ग़रूब हो गया। आज सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद की पहली बरसी है। अरशद शरीफ, जिसकी सहाफ़ती पॉलिसियों से आप इख्तलाफ करें या इत्तफ़ाक़ करें, दोनों सूरतों में इस शहीद सहाफ़ी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़िश्ता बरस आज के दिन ये खबर सामने आई कि शहीद अरशद शरीफ हम में नहीं रहे, तो उनके हामी और मुखालफीन दोनों पर सख्ता तारी हो गया। एक लम्हे को यूँ लगा कि यह खबर झूठी है, मगर अफसोस ये बुरी खबर सच निकली। अरशद शरीफ को इस दुनिया फ़ानी से गए 365 दिन हो गए, मगर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें इस शहीद सहाफ़ी का किसी न किसी हवाले से तस्करा ना हुआ हो। उनकी ज़ात में एक इतना बड़ा शख्स छुपा हुआ था जिसका अंदाज़ा शायद उसके दोस्तों को भी ना हो सका। बहैसियत एक इंसान वो एक ऐसा आदमी था जिससे ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स आज भी उनके लिए दुखी है। उनके जनाजे ने बता दिया कि वो अवाम में किस कदर मकबूल थे। बतौर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जिक्र के बगैर पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफ़त की तारीख़ हमेशा नामुकम्मल ही समझी जाएगी। नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ के केस के हवाले से बात की जाए तो उनकी शहादत पर भांत भांत की बोलियाँ बोली गईं। अरशद शरीफ के कत्ल की FIR कटवाने के लिए उनके ख़ानदान को कई पापड़ बेलने पड़े। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी जो FIR दर्ज की गई वो भी उनकी वालिदा की मर्जी के मुताबिक ना थी। गुज़िश्ता बरस 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल केस में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को गलती से नहीं बल्कि एक मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। और इस ज़िम्न में कीनिया में मकतूल के मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम है और उनसे मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया कि ख़ानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियाँ मिली। ये धमकियाँ किस तरफ से मिली इसका कोई सबूत नहीं मिल सका। नाज़रीन, अरशद शरीफ की शहादत से जुड़े बहुत से सवालात आज भी अपने जवाबात के मुंतज़िर हैं। अरशद शरीफ को किसने मुल्क से बाहर भेजा, किसने उन्हें कीनिया जाने पर मजबूर किया, अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों पूरी ना की।
अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने जिस रुख पर तफ्तीश करने की ख्वाहिश का इजहार किया, उस रुख पर तफ्तीश क्यों ना हो सकी? एक पूरे साल में उनकी बेवा को पाकिस्तानी अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिल सका, क्या उन्हें कीनिया की अदालत से इंसाफ मिल सकेगा? ये सारे सवाल जवाब के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, अरशद शरीफ के वो दोस्त जो उनकी ज़िंदगी में उनसे दोस्ती का दम भरते थकते नहीं थे, आज खाल खाल ही उनके कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने वाले के हवाले से बात करते दिखाई देते हैं। अरशद शरीफ की शहादत पर कई यार दोस्तों ने सोशल मीडिया पर अपनी खूब दुकान चमकाई। कुछ एंकर पर्सन्स ने तो दुकानदारी चमकाने के चक्कर में ये सोचे समझे बगैर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को टीवी स्क्रीनों की जीनत बना दिया कि इससे अरशद शरीफ की फैमिली को कितनी अजियत पहुंची होगी। आज शहीद अरशद शरीफ मनो मिट्टी तले दफन है, लेकिन सहाफ़ती उफ़क़ से टूटे हुए इस तारे की तहकीकाती सहाफ़त से सीखने वाली आज भी फैज़याब हो रहे हैं। नाज़रीन, आज हम अरशद शरीफ के लिए दुआए मग़फ़िरत के साथ ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि उनके ख़ानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ मिलेगा और उनके कातिलों को सज़ा मिलेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।